खान सरकार टेस्ट नंबर 15 जो कि फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, जो कि फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 है, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 है, जो कि 15वां टेस्ट है खान सर का, केजीएस का। तो ये पढ़ने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है? केंद्र राज्य परिवर्तन के रूप में सही रूप से दर्शाता है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? 301 जो संबंधित है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत में आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होती है? भारत में आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 में विभिन्न संवैधानिक निकायों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन गलत है ये चूज करना है। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है, और वह पद छोड़ने के बाद अन्य पद के लिए पात्र होता है। ये दूसरा इसका लाइन जो है गलत है। भारत के महानवादी सरकारी सेवक नहीं होता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, गलत है, यही लाइन गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटाया जा सकता है, ये गलत है, नहीं हटाया जा सकता है प्रत्यक्ष रूप से। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, हाँ सही है, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, गलत है। गलत कथन का चूज करना था, डी आंसर इसका है। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के रूप में स्पष्ट मान्यता नहीं दी है? मूल ढांचे के रूप में स्पष्ट मान्यता नहीं दी है। संघवाद को मूल ढांचे के रूप में मान्यता दी गई है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को भी दी गई है, समान नागरिक संहिता को नहीं दी गई है, जो कि आर्टिकल 44 में नहीं दी गई है, धर्मनिरपेक्षता को भी दी गई है मूल ढांचे के रूप में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में डबल जियोपॉडी से संरक्षण से संबंधित गारंटी किस अनुच्छेद में है? डबल जियोपॉडी से संरक्षण की गारंटी का किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है आर्टिकल 20(2) में है। किसमें? 20(2) में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में यह गारंटी दी गई है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत को डबल जेओपॉडी कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार मुकदमे या दंड से संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 20(2). यदि किसी पंचायत को उसके गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पहले भंग कर दिया जाता है तो संविधान के अनुसार सही प्रावधान क्या होगा? संविधान के अनुसार सही प्रावधान क्या होगा? इसे केवल शेष कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया जाएगा, शेष कार्यकाल के लिए पंचायत को गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसकी स्थापना 1994 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके और नीतिगत सुधारों की सिफारिश किया जा सके। तो ये गलत है। इसकी अध्यक्षता न्यायिक सेवाओं की पृष्ठभूमि वाली महिला होनी चाहिए, ये सही है। इसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी होगा, सही पूछ रहा था। तो कथन एक गलत क्यों है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी, जो कि 1994 दिया गया है, इसलिए ये गलत है। कथन 2, 3 तो सही है, ये आप जान ही रहे हैं। 9 नंबर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्तों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में विचार करना है, इसका निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। 10 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। विधानसभा के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चूज करना है। सही कथन कौन सा है? किसी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है, सही है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। जो राज्यपाल है आवश्यकता पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, ये गलत है, कहा कि हाल फिलहाल में इसे खत्म किया गया। विधानसभा एक समान कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी 1 और 3 होगा। तो ये दूसरा जो है गलत क्यों है? यह प्रावधान था कि
यह जो प्रावधान है एंग्लो इंडियन का, ये पहले प्रावधान था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में 104वें संविधान संशोधन हुआ 104वें संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों की नामांकन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, और इसी प्रकार ये विधानसभा में भी हुई। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 और 3 होगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये शपथ दिलाता है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को नामांकित करने की व्यवस्था किस देश की संवैधानिक परंपरा है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों के नामांकन किया जाता है ना, 12 सदस्य को, वो किस देश से ली गई है, ये पूछ रहा है। तो ये ली गई है आयरलैंड से राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है? राज्यपाल को सूचना देगा, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है 167 में। 167 के अनुसार राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन है, यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देगा 167 अनुच्छेद के तहत। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित सिद्धांत पर विचार करना है, कौन से कथन सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कथन पर विचार करना है, तो इसका होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की इच्छा से दूसरी बार भी नियुक्त किया जा सकता है। गलत, ये नहीं हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत का कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, ये परंपरा के रूप में चल रहा है, तो आवश्यकता नहीं है, ये सही है। वरिष्ठता का सिद्धांत एक परंपरा के रूप में विकसित हुई है, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर द्वारा निर्देशित होती है, यही अभी हम बोले थे। तो इस प्रकार इसका सही कथन 2 और 3 यानी सी होगा। 14 का सी होगा। अब 15 का आ गया, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है, तो कौन सा कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? कौन सा परिणाम सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो यह जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकेगा। संविधान की 5वीं अनुसूची में डालने से जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकेगा। ई रूपी के लाभों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ई रूपी लाभ के संबंध में, तो इसके बारे में विचार करना है। ई रूपी यह एक भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत को कम करता है। ये तो सही है, डिजिटल होता है इसलिए। यह वाणिज्यिक बैंकों में तरलता को कम करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यह मुद्रा की निगरानी को बढ़ाता है। डिजिटल रूपये में रहेगा, ई रूपी है जो, तो निगरानी तो उस पर होगी ही। तो इस प्रकार 1 और 3 इसका आंसर है सी इसका आंसर है। 17 में निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिशील कर प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? प्रगतिशील कर प्रणाली को कौन परिभाषित करता है सर्वोत्तम रूप से? प्रगतिशील कर प्रणाली को, तो ये आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है। ये प्रगतिशील कर प्रणाली का रूप है। तो इस प्रकार 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर सवाल में चल रहा है। 18 नंबर, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया को। निम्नलिखित में से कौन सा समिति भारत में गरीबी से संबंधित नहीं है? गरीबी से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो गरीबी से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? बाई के अलग समिति गरीबी से संबंधित है। एनसी सक्सेना समिति गरीबी से संबंधित है। रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है। नरसिम्हा समिति गरीबी से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो वहीं नरसिम्हा समिति का जो उद्देश्य गरीबी आकलन से नहीं, बल्कि अब भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार से है। नरसिम्हा समिति का बैंकिंग से संबंधित है। और गरीबी से संबंधित बाई के अलग समिति है, एनजी सक्सेना समिति है, रंगराजन समिति है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अवसर लागत को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अवसर लागत को कौन? तो ये करता है त्याग दिए गए अगले श्रेष्ठ विकल्प का मूल जो है अवसर लागत को परिभाषित करता है। अवसर लागत का मतलब है वह लाभ जो आप तब खो देते हैं
जब किसी एक विकल्प को चुनते समय दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को छोड़ दिया जाता है। सरल शब्दों में यह उस फैसले की कीमत होती है जो आप बेहतर विकल्पों को त्याग कर चुनते हैं। बेहतर विकल्प को त्याग कर चुने वो अवसर लागत है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई की वर्तमान सीमा की है। खाद्य प्रसंस्करण में 100% एफडीआई है। क्रांति और संबंधित उत्पाद के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित से सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध से सही है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, सही है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति ये सिल्क से है, ये गलत है। और सही सुमेलित कौन सा है? तो सी आंसर, 22 का सी आंसर हो जाएगा। तो सिल्वर क्रांति वास्तव में रेशम से नहीं बल्कि कपास से है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से है। किसे? कपास से है। कपास से सिल्वर 23 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। अभिकथन और कारण। अभिकरण और कथन कारण के बारे में अभी देखेंगे। व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल व्यापार संतुलन जो है कभी भी प्रतिकूल संतुलित नहीं दर्शाता। ऐसा थोड़े है, ये तो गलत है। हमेशा किसी प्रतिकूल संतुलित नहीं होगा। वस्तु और सेवाओं का निर्यात और आयात व्यापार संतुलन कहलाता है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात व्यापार संतुलन कहलाएगा। वस्तुओं का व्यापार संतुलन, ये भी गड़बड़ लग रहा है, ये भी नहीं है। दोनों के दोनों गलत है, इसलिए डी इसका आंसर सही होगा, डी होगा। कैसे? कथन है किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूलन या प्रतिकूल हो सकता है, ठीक, इसलिए। और कारण जो है व्यापार संतुलन केवल वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर होता है, न कि सेवाओं का। इसमें सेवाओं का बोल रहा था, इसलिए गलत हुआ, सेवाओं का नहीं होगा। ये निर्यात आयात के मूल्य के बीच का अंतर होता है, मूल्य के बीच का अंतर होता है। 24 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। 24 नंबर सवाल पे, बिहार में निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में औद्योगिक नीति का निर्माण अंगीकरण नहीं किया गया था? औद्योगिक नीति जो बना था कब नहीं बना था? तो प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव किया गया था 1948 में। और 1952 में इस वर्ष कोई भी औद्योगिक नीति नहीं बनाई गई थी। 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति बनाई गई थी। 1991 में नई औद्योगिक नीति लाई गई थी। तो इसका आंसर पूछा, औद्योगिक नीति निर्माण का अंगीकरण नहीं किया गया था 1952 में, ये आंसर होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है ये बताना है। कौन सा कथन सही है? अमृत भारत स्टेशन के बारे में बताना है। तो इसे भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सही कथन का चूज करना है। तो ये सही है, रेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना अल्पकालिक योजना पर आधारित है और केवल नई सुविधाएं जोड़ने पर केंद्रित है। मौजूदा सुविधाओं को उन्नत नहीं कर सकता, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर 25 का 1 होगा। बैगनी अर्थव्यवस्था की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके आकलन से संबंधित है? बैगनी अर्थव्यवस्था संबंधित है केयर अर्थव्यवस्था से। बैगनी अर्थव्यवस्था जिसे देखभाल अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों, बुजुर्ग देखभाल और घरेलू कार्य जैसे सब वेतन एवं निःशुल्क देखभाल कार्यों को मान्यता देना है एवं उनका मूल्यांकन करना है। तो केयर अर्थव्यवस्था संबंधित है बैगनी अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। 28 नंबर सवाल देखने वाले हैं। बोटल नेक मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? बोटल नेक मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? तो बोटल नेक मुद्रास्फीति से तात्पर्य है उत्पादों में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति। उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति बोटल नेक मुद्रास्फीति है। बोटल नेक मुद्रास्फीति उस स्थिति को दर्शाता है जब अर्थव्यवस्था में आपूर्ति पक्ष की बाधाओं के कारण कीमतों में वृद्धि होती है।
इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? संतुलित और स्थिर समष्टि आर्थिक नीति के तहत। संतुलित और स्थिर समष्टि आर्थिक नीति ये गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत के किस राज्य में बायो विलेज 2.0 पहल की शुरुआत की गई? बायो विलेज 2.0 की शुरुआत की गई है, ये की गई त्रिपुरा से। बायो विलेज 2.0 की शुरुआत त्रिपुरा से की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पहल के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित। तो इसका आंसर होगा, इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। सही है। इसका उद्देश्य राज्यों और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और नई दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव प्रक्रियाओं को एक समान बनाना है। सही है। 32 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसके संबंध में? एनपीएस वात्सल्य योजना के संबंध में। और कूट का प्रयोग करना है। कौन सा सही है? कूट का प्रयोग करना है। सभी नाबालिग नागरिक इस योजना के लिए पात्र है। सही है। खाता किसी भी नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और इसे माता पिता या अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है। सही है। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। ये गलत है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और इसके विभिन्न संस्करण जैसे वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA द्वारा विनियमित किए जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर केवल ए होगा। नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड्स पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ये सही है। इसे मूल रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये गलत है। नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड जो है पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन को DRDO द्वारा विशेष रूप से समुद्री जल के विलवणीकरण के उद्देश्य से विकसित किया गया था, यानी खारे समुद्री पानी के पीने योग्य बदलने के लिए, यानी मीठे जल में बदलने के लिए। इसकी बहुस्तरीय मेम्ब्रेन संरचना निम्न दाब की स्थिति में स्थायित्व में सुधार करती है, ये भी गलत है। इस झिल्ली की बहुस्तरीय संरचना को विशेष रूप से उच्च लवणता और क्लोराइड आयनों से होने वाले नुकसान को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे उच्च दाब को झेलने की सक्षम बनाया गया है, तो इसलिए इस प्रकार इसका 33 का आंसर होगा क्या? ए। 33 का आंसर होगा ए। 33 का आंसर होगा ए। अब 33 के बाद 34 नंबर सवाल पे जा रहे हैं। 34 नंबर सवाल पे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड यानी SBNI की स्थापना के लिए भारतीय सरकार परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? SBNI ने। तो SBNI इसका आंसर क्या होगा? ए। NTPC लिमिटेड। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने MAL नामक एक नए रक्त समूह की पहचान की है? MAL नामक नए रक्त की पहचान की है? ब्रिस्टल विश्वविद्यालय ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है? WHO द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है जॉर्डन को। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के संबंध में कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन सही है? यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के संबंध में विचार करना है। हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क को नामित किया है। सही है। ये एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जो संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों को रक्षा करता है। सही है। यानी 1 और 3 इसका आंसर होगा। 1 और 3 इसका आंसर यानी सी होगा। तो 37 का जो है इसका 2 क्यों गलत है? क्योंकि भारत ने यूनेस्को का कोई भी वैश्विक जियो पार्क नहीं है। विश्व भर में कुल 229 जियो पार्क है, लेकिन इनमें से भारत में स्थित नहीं है। भारत में जो 23 लिख रहा है गलत, भारत में 0 है, कोई भी नहीं है। पूरा विश्व भर में 229 है, पूरा विश्व भर में 229 जियो पार्क है। 37 के बाद फिर 38 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। हाल ही में किस संगठन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के मामलों में कमी लाने के लिए कैंसर मॉनसून पहल शुरू की है? किसने? तो ये की है
क्वाड ने कैंसर मूनसूट पहल शुरू की है। क्वाड ने भारतीय वायुसेना के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एपी सिंह को। हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया? किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया? तो ये बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बनाया गया। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसने? तो ये क्या, ओलेग कोनोनेंक और निकोलाई चुब। ओलेग कोनोनेंक और निकोलाई चुब, ये जो है ये सबसे लंबी समय तक रहे थे। भारत में पहली बार विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया? भारत में पहली बार विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया? विश्व स्वच्छता दिवस 20 सितंबर 2024 को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया गया। 20 सितंबर 2024 को। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फेस फोरकास्टिंग पहल का नाम क्या है? फेस फोरकास्टिंग पहल का नाम क्या है? तो ये नाम है बिजियो नेक्स्ट। क्षय रोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? क्षय रोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, यानी टीबी से संबंधित कौन सा सही है? तो यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। तो ये गलत है। क्षय रोग जो है मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो ये 1 नंबर गलत है। टीबी के समान लक्षणों में बुखार, थकान, वजन का घटना शामिल है। सही है। यह संक्रमित व्यक्ति को खांसने, छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैल सकती है। सही है, यानी इसका आंसर बी होगा। 44 का आंसर बी होगा। 45 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया गया है? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया गया है। तो ये पेश किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का प्रथम खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? किस जिले में? तो ये जिला है नालंदा में, राजगीर में, जहाँ पे है। बिहार प्रशासन की कौन सी विशेषता अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य तत्वों के सप्तांग सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है? मौर्य प्रशासन का जो है अर्थशास्त्र में वर्णित तत्वों में सप्तांग सिद्धांत को कौन वर्णित सबसे बढ़िया रूप से कर रहा है? सप्तांग सिद्धांत को वर्णन कौन बढ़िया से कर रहा है? तो यह साम्राज्य का जनपद और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन। सप्तांग सिद्धांत में जनपद को एक प्रमुख अंग के रूप में माना गया, जिसकी स्पष्ट लक्षण मौर्यकालीन परंपरा में साम्राज्य के जनपदों और छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की व्यवस्था देखने को मिली है। जैसे अमात्य हो गया, दंड हो गया, कोष हो गया, ये सब है। तो 48 नंबर सवाल पे आ रहे हैं अब। निम्नलिखित में से किस विदेशी विवरण में गुप्त काल के दौरान महिलाओं द्वारा आत्मदाह यानी सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? सती प्रथा का उल्लेख जो गुप्त काल में किया गया है वो किस विदेशी विवरण के, मतलब कौन सा था? किस विदेशी विवरण में गुप्त काल के दौरान महिलाओं द्वारा सती की प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है फाहियान द्वारा। ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध के संबंध में कथनों पर विचार करना, कौन से कथन सही है? 10 राजाओं, ऋग्वेद में जो 10 राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है, तो वो यह युद्ध यमुना नदी किनारे, अरे गलत, यमुना नदी के किनारे नहीं, ये यमुना नदी के किनारे नहीं हुआ था, ये हुआ था रावी नदी, पुरुषनी जिसे बोला जाता है, रावी नदी के किनारे हुआ था। यह भारत और जनजाति के संघ, जिसमें पुरु और द्रुहु शामिल थे, के बीच संघर्ष हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध, दूसरा सही, यानी बी आंसर हो जाएगा 49 का। इस प्रकार 50वें नंबर सवाल पे आने वाले हैं। मेगालिथिक संस्कृति के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? मेगालिथिक के बारे में विचार करना है। तो मेगालिथिक महापाषाण स्थलों में काले और लाल मृदभांड का साक्ष्य नहीं मिला है, ये गलत है। मेगालिथिक या महापाषाणकालीन समाज काफ़ी हद तक बहुजातीय थी, जैसा कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के समाधानों के प्रथाओं में प्रचलित हुई है। ये दूसरा भी गलत है।
क्योंकि महापाषाण काल के समाज काफ़ी हद तक समरूपी प्रतीत होता था, जैसा कि आंतरिक और बाह्य अंत्येष्टि विशेषताओं में समानता से पता चलता है, काफ़ी हद तक समान थे। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। 51 नंबर सवाल में 51 नंबर सवाल को मिलान करना है, मिलान करना है। उपनिषद और मुख्य विषय विशेषता, उपनिषद को विशेषता के साथ मिलान करना है। तो कठ नचिकेता, कठ जो है, कठ नचिकेता, कठ जो है ये किससे संबंधित है? नचिकेता और यम के बीच संवाद। कठ जो है नचिकेता और यम के बीच संवाद से संबंधित है। और मुंडक, मुंडक जो सत्यमेव जयते, मुंडक सत्यमेव जयते से संबंधित है। छंदयोग, छंदयोग जो है ओम और सत्यकाम के लिए, छंदोग्य जो है ओम और सत्यकाम, यानी ओम ब्रह्मांड का संसार है और सत्यकाम की कहानी है। और बृहद बृहद रण्यक संबंधित है अहम ब्रह्मासी गार्गी संवाद, अहम ब्रह्मासी और गार्गी मैत्रेयी के साथ संवाद जो है बृहद रण्यक में है। इस प्रकार 51 का आंसर हो जाएगा सी, 51 का आंसर हो जाएगा सी। 52 नंबर सवाल का, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? मौर्यकालीन स्थापत्य कला, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? यह मुख्यतः धार्मिक स्वरूप की और प्रमुख रूप से जैन धर्म से संबंधित है। मौर्यकाल जैन से नहीं था, मौर्यकाल जैन से सिर्फ कैसे संबंधित हो सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य था जैन से और अशोक जो था बौद्ध से, इसलिए एक गलत है। यह मौर्य काल के राजकीय और औपचारिक कला के विपरीत है। यह मौर्य काल की राजकीय और औपचारिक कला के विपरीत है तथा जन सामान्य की लोक भावना के प्रतिबिंबित करने के लिए लोकप्रिय कला को दर्शाती है, मौर्योत्तर कला। तो बी इसका आंसर सही होगा, 52 का आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार 53 नंबर सवाल पे आ रहे हैं, 53 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। संगम युग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है? संगम युग के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पांड्य वंश की राजधानी जहां सभी 3 संगम आयोजित किए गए थे सदैव मदुरै ही रही थी, ये गलत है। सदैव मदुरै नहीं रही थी, सदैव मदुरै नहीं रही थी। यद्यपि मदुरै पहले और तीसरे संगम का स्थल था। दूसरा संगम कपाटपुरम, 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 कपाटपुरम था, कपाटपुरम था। कथन दो, कथन दो जो है, कथन दो, संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ एकीकरण होता है, लेकिन यह अंग्रेजी में इसका विद्वानों की अकादमी होती है, ये सही है, ये सही है। संगम युग में वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण शामिल थे। क्षत्रियों का उत्तर भारत की तरह समान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तीसरा गलत है और गलत कथन का चयन करना था, 1-3 इसका आंसर होगा। 54 में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में उसका जो विशेषता है, विशेषता कौन सी केंद्रीकृत नियोजन के सबसे मजबूत पुरातात्विक प्रमाण है? केंद्रीकृत नियोजन का, तो केंद्रीकृत नियोजन का शहरों में एक समान ईंटों के माप, एक समान ईंटों के माप। निम्नलिखित में से कौन सा जैन आगम के ग्रंथ, जैन आगम के ग्रंथ उसके प्रमुख विषय वस्तु का अवधारणा के साथ सही प्रकार से सुमेलित है? जैन जैन आगम ग्रंथ के संबंध में सही है। 55 का है, तो इसका हो जाएगा भगवती सूत्र जैन सिद्धांतों का संवाद आधारित विवेचना है। भगवती सूत्र जो है जैन सिद्धांतों का संवाद आधारित विवेचन है। तो अष्टांग क्या है? अष्टांग समव्यंग ग्रंथों में जैन सिद्धांतों को क्रमिक संख्यात्मक क्रम में प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र जो कि चौथे छेद सूत्र का हिस्सा है, 3 भागों में विभाजित है। यह मुनि अनुशासन तथा तीर्थकर की जीवनी से संबंधित है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। फिर फिर आता है रायपेसेन जिया, या इसको बोलते हैं रायपेसेनीय, अपनी साहित्यिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसे जैन मुनि केसी और राजा पैसी के बीच संवाद है। तो इस प्रकार भगवती सूत्र है, ये आंसर सही है, सुमेलित है। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? सही कथन का चूज करना है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में। संगम शासकों के मुख्यतः शैव धर्म का पालन किया, जबकि अन्य राजवंश का झुकाव वैष्णव धर्म की ओर था, ये सही है, एक सही है। लोगों की अपनी पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता थी विजयनगर साम्राज्य में, ये भी सही है। तीसरा, इस काल में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ, ये गलत है।
विजयनगर समाज में महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं देखा गया। वास्तव में बाल विवाह, बहुपतित्व और सती जैसी प्रथाएं प्रचलित थी, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं की स्थिति सीमित ही रही। इसमें कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव नहीं आया। 57 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। मुगल कला और स्थापत्य के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती था, ये सही है। बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात विजय की स्मृतियों में बनाया गया था, सही है, इसलिए सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सही युग्म की सुमेलित है, मतलब कितने युग्म सुमेलित है ये बताना है। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, आइन एक अकबरी अबुल फजल की है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, ये सही है। बादशाह नामा अबुल अहमद लाहौरी, अबुल अहमद लाहौरी ने लिखा है। बादशाह नामा अब्दुल अहमद हमीद लाहौरी ने लिखा है, सही है। शाहनामा, शाहनामा इनायत खान, ये गलत है। शाहनामा जो है इनायत खान द्वारा नहीं बल्कि यह शाहजहाँ की एक महत्वपूर्ण जीवनी है। इनायत खान द्वारा लिखी गई है लेकिन यह एक शाहजहाँ की एक महत्वपूर्ण जीवनी है। किसका है? शाहनामा जो है इनायत खान के द्वारा ही लिखी गई है और यह शाहजहाँ की एक महत्वपूर्ण जीवनी है, महत्वपूर्ण जीवनी है। बादशाहनामा शाहजहाँ के शासनकाल का एक वृत्तांत है जिसे शाहजहाँ के दरबार के इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। तो इस प्रकार इसका आंसर तीनों सही है, तीनों सही है, यानी सी होगा इसका आंसर। औरंगजेब के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे शाह शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाह बहादुर प्रथम, जिन्होंने 1707 से 1712 तक शासन किया है। औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद बहादुर शाह प्रथम ने राज किया, जो कि 1707 से 1712 तक शासन किया। इतिहासकार खफी खान ने शाह ए बेखबर की उपाधि इसे दी थी, बहादुर शाह प्रथम को। 10वीं शताब्दी तक 12 अलबारों के भक्तिपूर्ण भजनों का निम्नलिखित में किस संकलन में संग्रह किया गया था? 12 अलबारों की, तो ये किया गया था नल हीरा दिव्य प्रबंधम, नल हीरा दिव्य प्रबंधम। किस अरब सेनापति ने 711 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त की और उसे खलीफा क्षेत्र में मिला लिया? ये तो मीर कासिम, मोहम्मद कासिम था, जो 711 ईस्वी में जीता था सिंध को। अक्टूबर 1939 में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा का कौन सा कारण था? अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया था, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था भारतीय सहमति के बिना भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा। गांधी जी के नेतृत्व में 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल किस मुद्दे पर आधारित थी? अहमदाबाद जो मिल हड़ताल था उसका मुद्दा क्या था? मजदूरों को पिछले वर्ष का प्लेग बोनस के बारे में था, प्लेग बोनस के बारे में था। गांधी जी की पहली ये भूख हड़ताल था अहमदाबाद वाला। इसमें 35% वेतन वृद्धि की मांग की गई थी। 1774 ईस्वी में फौजदारों सैन्य चौकियों की संस्था किसने की? 1774 फौजदारों यानी सैन्य चौकियों की संस्था की पुनर्स्थापना किसने की? और जमींदारों की डकैती रोकने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने में उसका सहयोग करने का निर्देश दिया। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किसे दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदूनजी के साथ मिलकर रहनुमाई मजियादसन सभा में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये अग्रणी भूमिका निभाई थी किसने? एस एस बंगाली ने। ब्रिटिश भारत के दौरान महिलाओं से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उच्च जाति की हिंदू महिला पुस्तक रामाबाई रानाडे द्वारा लिखी गई थी, रामाबाई रानाडे द्वारा लिखी गई थी, ये गलत है। पंडित रामाबाई सरस्वती महाराष्ट्र की एक प्रमुख समाज सुधारक थी। 1887 में उन्होंने ब्रिटिश भारत में महिलाओं के उत्पीड़न को उजागर करने के लिए द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह का विरोध करने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। पंडित रामाबाई सरस्वती थी, रानाडे नहीं, गलत। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, गलत, एनी बेसेंट ने नहीं की थी। महिला भारतीय संघ की स्थापना 1917 में अड्यार मद्रास
में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, जीना राजा दास और अन्य लोगों द्वारा 19वीं एवं 20वीं सदी की शुरुआत में के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में महिलाओं की दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए की गई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन इसका जो स्थापना किया था वो मार्गरेट कजिन्स और अन्य भारतीय महिला कार्यकर्ता थी। मार्गरेट कजिन्स थी। इस प्रकार 66 का आंसर डी, दोनों गलत है। 67 का 1854 के वुड डिस्पैच की विशेषता के संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन सही है। 1854 के वुड डिस्पैच, 1854 के वुड डिस्पैच के बारे में। इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान का प्रसार घोषित किया, सही। इसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अनुदान सहायता की सिफारिश की, दोनों सही है। 67 का आंसर सी, 67 का आंसर सी है। और फिर इस प्रकार 68 का आंसर, भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने वाला पहला यूरोपीय कौन था। भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो पहला यूरोपीय था जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स, यानी जिसे डुप्ले बोला जाता था, डुप्लेक्स फ्रांसीसी था। निम्नलिखित सामाजिक मुद्दों पर विचार करना है, और कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन के उपयुक्त सुधारों पर केंद्रित था। यानी जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु को बढ़ाना, दोनों के लिए विवाह की आयु को बढ़ाना, इससे संबंधित कौन है। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज जो है इसका आंसर होगा। संथाल विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन गलत है। संथाल विद्रोह के संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था, जिन्होंने संथाल जनजातियों को अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने के लिए संगठित किया था, ये सही है। यह विद्रोह मुख्यतः मुगल साम्राज्य द्वारा लागू की गई उच्च नीति नहीं, अंग्रेजों द्वारा था। तो गलत कथन का चयन करना था, बी आंसर हो जाएगा 70 का। 70 के बाद 71 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। 1799 के प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो इसकी रचना मूलतः लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, 1799 में वो वहीं था। हाँ सही है। इसने यह प्रावधान किया गया कि सभी सामग्री को प्रकाशित करने से पहले सरकार को से मंजूरी लेनी होगी, ये भी सही है। यानी इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। 71 का आंसर सी है। 72 का, निम्नलिखित कथनों में से किसे प्रकृति में उसकी अनुपस्थिति और अल्प मात्रा में भी हानिकारक प्रभावों के आधार पर गुणात्मक प्रदूषण माना जाता है। गुणात्मक प्रदूषण माना जाता है किसे। तो ये माना जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को माना जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसी प्रकृति में उसकी अनुपस्थिति और अल्प मात्रा में भी हानिकारक प्रभावों के आधार पर गुणात्मक प्रदूषक माना जाता है। गुणात्मक प्रदूषक माना जाता है। तो DDT को माना जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नहीं माना जाता है। शाकनाशी को माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना जाता है। 1-3 इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस वृक्ष के समशीतोष्ण वनों में मिलने की संभावना है। कौन सा वृक्ष है जो समशीतोष्ण वन में मिलेगा इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा होगा। समशीतोष्ण वन में मिलेगा। ओक समशीतोष्ण में मिलेगा, मेपल समशीतोष्ण में मिलेगा, कॉटनवुड समशीतोष्ण में मिलेगा, रोडोडेंड्रोन समशीतोष्ण वन में मिलेगा। आंसर डी होगा। एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला में जो प्राणी विशेष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है। जो प्राणी विशेष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। जो पौधों पर निर्भर है उसे प्राथमिक उपभोक्ता। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक क्रमिक स्तर पर जीवों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है विषाक्तता। तो ये जैव आवर्धन को कहते हैं। काष्ठ स्थलाकृति के बारे में विचार करना है, गलत कथन का चयन करना है। काष्ठ स्थलाकृति के बारे में गलत कथन। ऐसी स्थलाकृति केवल उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण वातावरण में ही पाई जाती है, ये गलत है। क्यों गलत है। क्योंकि
कास्ट स्थलाकृति केवल उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह शुष्क, अल्पाइन और यहाँ तक कि ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ उपयुक्त घुलनशील चट्टान मौजूद हो और विघटन की स्थितियाँ मौजूद हो। कथन 2, विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या कास्ट क्षेत्र से प्राप्त जल पर निर्भर है। आधी से अधिक जनसंख्या, ये गलत है। कास्ट का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह पृथ्वी की सतह के लगभग 10% क्षेत्र को घेरे हुए है और विश्व की लगभग एक चौथाई जनसंख्या की जल आपूर्ति कास्ट क्षेत्र से होता है। एक चौथाई का। इस प्रकार दोनों गलत है। जल और मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? जल और मिट्टी के संबंध में सही कथन का चूज करना है। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। कांकर नामक कैल्शियम निक्षेप से निर्मित होती है, ये सही है। खादर बाढ़ के मैदान में नवीन निक्षेप है और यह उपजाऊ होता है खादर, ये सही है। 78 का सी। इस प्रकार अगला सवाल ज्योग्राफी से ही है। कौन सा सुमेलित है? अब बाह्य प्रतिरूप है, अब विशेषता। अब बाह्य प्रतिरूप और उसका विशेषता। अब बाह्य प्रतिरूप और उसकी विशेषता। वृक्षाकार, यह नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, ये गलत है। सभी नदियों में एक पहाड़ी से निकल रही तो अपसार हो रही है ना, अपसारी होगी, तो ये गलत है। अभिकेंद्रीय, नदी सभी दिशाओं से अपनी पानी झील या गड्ढे में गिराती है, अभिकेंद्रीय, ये सही है। जाली नुमा, नदियों की मुख्य सहायक नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती है, सही है। 2-3 सही होगा, इसका आंसर 2-3 सही है, यानी बी। वायु को पूर्णतः संतृप्त कब माना जाता है? वायु को पूर्णतः संतृप्त कब माना जाता है? जब सापेक्ष आर्द्रता 100% पहुंच जाती है। सापेक्ष आर्द्रता 100% पहुंच जाती है, यानी बी आंसर है। 80 का बी आंसर होगा। निम्नलिखित पृथ्वी की परपट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पृथ्वी की परपट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह बाह्यम पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर है। बाह्यम पतली परत है, पृथ्वी की परपट्टी बाह्यम पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर है, नहीं ये गलत है। 200 किलोमीटर नहीं है, 70 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपर्पट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। महाद्वीपीय प्रपट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से बनी होती है, बेसाल्ट से नहीं होती है। दूसरा भी गलत है। महासागरीय तल ग्रेनाइट चट्टान से होती है, ये गलत है, बेसाल्ट से बनी होती है। गलत कथन का चयन करना था, तो डी गलत है, यानी 1, 2, 3। निम्नलिखित में कौन सा कथन मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरीय शहरों के आसपास विनिर्माण उद्योगों के स्थानिक समूहन में सर्वाधिक सही उपयुक्त ढंग से वर्णित करता है? तो कौन वर्णित करता है? ऐतिहासिक विकास, परिवहन, श्रम उपलब्धता और शहरीकरण। 82 का हो गया। 83 नंबर सवाल का निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 2001 के अनुसार बंगाल ही था, ये सही है। 2011 के अनुसार बिहार है। कायिक घनत्व शोधित घनत्व की तुलना में कृषि योग्य भूमि पर दबाव की अधिक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है, दोनों सही है। सी आंसर होगा। 83 का सी आंसर होगा। 84 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि घनत्व का सर्वाधिक उपयुक्त रूप से वर्णन करता है? कृषि घनत्व का कौन वर्णन बढ़िया से करता है? तो कृषि जनसंख्या को शुद्ध कृषि योग्य भूमि से विभाजित करना, बी आंसर होगा। 85 का, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में खरीफ, रबी और जायद फसलों के बीच का अंतर कम स्पष्ट क्यों होता है? दक्षिण भारत में वर्ष भर में उच्च तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय फसलें वर्ष के किसी भी समय उगाई जा सकती है। तो 86 नंबर सवाल का आंसर जनसांख्यिकी जाल के संबंध में विचार करना है। गलत कथन का चयन करना है। जनसांख्यिकी जाल विकासशील देशों में उच्च प्रजनन दर और घटती मृत्यु दर का संयोजन है। जनसांख्यिकी जाल जो है उच्च प्रजनन दर और घटती मृत्यु दर विकासशील देशों में, ये सही है। जनसांख्यिकी संक्रमण उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें कम विकसित समाजों की उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर विकसित समाजों में कम जन्म और कम मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है। 86 का 2 गलत है, तो इस प्रकार गलत कथन बी हो जाएगा 86 का। 87 नंबर सवाल में आ रहे हैं। 87 में आ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय
निम्नलिखित कौन सा भारतीय हीरा उद्योग के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना का महत्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। भारत की स्थिति को हीरा प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करता है। ये सही है। भारत में पन्ना, पारा, पल्ली और नगला और धानी शब्द आमतौर पर किससे संबंधित है? पन्ना, पारा, पल्ली और नगला और धानी शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण बस्तियों या बस्तियों के स्थानीय नाम है। पन्ना, पारा, पल्ली, नगला ये ग्रामीण बस्तियों या बस्तियों के स्थानीय नाम है। महासागरों के गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग नगण्य क्यों रहता है? लगभग नगण्य क्यों रहता है महासागर के गहरे भाग में? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति बर्फ के निर्माण से सबसे अधिक जुड़ी है? बर्फ के निर्माण से सबसे अधिक जुड़ी कौन सी स्थिति है? तो ये स्थिति है पच्छाप बादलों के साथ शून्य से नीचे का तापमान। पच्छाप बादलों के साथ शून्य से नीचे का तापमान। इन रोड परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इन रोड परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इन रोड परियोजना के संबंध में। तो इसे भारत के उत्तर पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ का वित्तीय सहायता के साथ लॉन्च किया गया है। इन रोड का सही है। यह भारतीय रबर बोर्ड द्वारा क्रियान्वित एक विश्व स्तर का अनूठी पहल है। ये भी सही है, यानी सी। 92 का आंसर सी है। 93 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के संबंध में। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सही है। तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी तक पीएमजेएवाई को लागू नहीं किया और अपनी स्वयं की राज्य स्वास्थ्य योजनाएं संचालित करता है। ये गलत है। इस प्रकार 93 का आंसर केवल एक होगा। तमिलनाडु ने अपना स्वयं के मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ अभिसरण मॉडल के रूप में पीएमजेएवाई को लागू किया है, जो पात्र लाभार्थियों को दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करता है। अब 94 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। यूनेस्को के अस्थायी सूची के संबंध में कथनों पर विचार करना है और कितने कथन सही है ये विचार करना है। कितने कथन सही है यूनेस्को के अस्थायी सूची में? यूनेस्को के अस्थायी सूची में तो कथन एक जो है, जब कोई भी देश अंतिम सूची में शामिल करने के लिए प्रति वर्ष केवल एक साइट को नामित कर सकता है, ये गलत है। प्रति वर्ष एक का प्रतिबंध विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए नामांकन पर लागू होता है, अंतिम सूची पर नहीं। अंतिम सूची पर नहीं, नामांकन के लिए लागू होता है। कथन दो सही है। वर्ष प्रत्येक 10 वर्ष में अनंतिम सूची की समीक्षा की जाती है, जिसमें संशोधन की अनुमति होती है। दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा भी सही है। किसी स्थल को विश्व धरोहर सूची में नामांकित करने से पहले एक अनिवार्य कदम है। सही है, इसलिए इसका आंसर केवल 2 होगा। 95 नंबर सवाल पे आने वाले हैं। 95 नंबर सवाल पे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना उद्देश्य है। 96 नंबर सवाल के गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में विचार करना है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के आधार पर लगने वाला पारस्परिक आकर्षण बल है। सही है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पर अन्य प्रत्येक वस्तु के कारण बल का अनुभव करती है। सही है। सही कथन पूछ रहा है सी। 96 के बाद 97 में बल और सापेक्षिक शक्ति को मिलान करना है। गुरुत्वाकर्षण बल 10 के पावर -39 ये होगा। दुर्बल नाभिकीय बल या कमजोर बल जो है ये होगा 10 के पावर -13। प्रबल परमाणु बल परमाणु बल्ब जो है ये एक होगा और विद्युत चुंबकीय बल्ब 10 के पावर -2 होगा। 10 के पावर -2 होगा। इस प्रकार 97 का आंसर जो है ए। प्रोटॉनों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। प्रोटॉनों का सही कथन का चूज करना है। प्रोटॉनों के संबंध में नाभिक में धनात्मक आवेश नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण होता है। नाभिक में धनात्मक आवेश नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण होता है। सही। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत होता है। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत होता है।
दोनों सही है। 95 का, पांच जगतों की विशेषताओं के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? पांच जगत, तो इसमें विचार करना है कौन सा सही है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक्स है जबकि अन्य 4 जगत यूकैरियोटिक्स है। ये सही है, ये सही है। तो इस प्रकार बाकी सब गलत है, आंसर ए होगा 99 का। 99 का आंसर ए। 100 100 नंबर सवाल का, कथन पारिस्थितिकी में जनसंख्या अंतःक्रिया की प्रकृति का गलत वर्णन करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो पारिस्थितिकी में जनसंख्या अंतःक्रियाओं की प्रकृति का गलत वर्णन करता है? कौन सा गलत वर्णन करता है? असहभोजिता दोनों प्रजातियों को उनकी परस्पर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हानि होता है, तो ये गलत वर्णन कर रहा है। तो 100 का ये होगा। पारिस्थितिकी में अमेंसलिज्म से तात्पर्य ऐसी अंतःक्रिया से है जिसमें एक प्रजाति की हानि होती है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। दूसरी अप्रभावित रहती है, इसमें दोनों प्रजातियों को उसकी परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप हानि होता है, दोनों को हानि नहीं होता है। इसमें हानि जो होता है एक को और दूसरे अप्रभावित रहते हैं। 100 नंबर सवाल इस प्रकार खत्म हो गया। अब 101 के संबंध में 101 नंबर सवाल, रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? राइनो वायरस सामान्यतः सर्दी के लिए उत्तरदायी होता है, ये सही है, यानी बी आंसर होगा 101 का, राइनो वायरस। प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्य में घातक मलेरिया कारण बनता है? प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति? तो इसका आंसर हो जाएगा पी फाल्सीपेरस, पी फाल्सीपेरस, पी फाल्सीपेरस, पी फाल्सीपेरस, पी फाल्सीपेरस। निम्नलिखित ग्रीनहाउस गैस को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बढ़ते क्रम में इसका आंसर ए हो जाएगा। N2O और इस N2O सबसे अधिक, उससे कम CFC, उससे कम मीथेन, मीथेन से कम CO2, यानी CO2 के बाद मीथेन, मीथेन के बाद CFC, CFC के बाद N2O। न्यूटन की गति के प्रथम नियम निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। किस वर्ष तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा? भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक होगा जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम से जाना जाएगा? तो ये होगा 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। किस कंपनी ने ब्लाइंड साइट नामक एक उपकरण लॉन्च किया जो जन्म से अंधे व्यक्तियों को पहली बार दृष्टि का अनुभव करने में सक्षम बनाएगा? ब्लाइंड ब्लाइंड साइट नामक उपकरण लॉन्च किया है, किसने किया है? न्यूरालिंक ने किया है। मेटी द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक अनुमति प्राप्त अनुप्रयोगों के लिए भौतिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन के रूप में सर्विसेज प्रदान करता है? मीटी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कौन सा है? विश्वस। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत विज्ञान धारा योजना का हिस्सा नहीं है जिसमें हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो अटल नवाचार चुनौती। अगला नंबर सवाल, भारत में ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर के तहत हाल ही में किस भारतीय शहर में अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है त्रिवेंद्रम, केरल में। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र ओडिशा के किस जिले में स्थापित किया गया? भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र ओडिशा के किस जिले में स्थापना किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। 111 नंबर सवाल, जेरेड इसाकमैन द्वारा स्पेसएक्स के साथ नियोजित किस निजी वित्त पोषित और संचालित मिशन को दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष भ्रमण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये क्या है? पोलारिस डॉन मिशन। बीनस ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष लॉन्च होने वाला है? बीनस ऑर्बिटर मिशन जो है किस वर्ष लॉन्च होने वाला है? 2028 में बीनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च होने वाला है। 2028 में बीनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च होने वाला है। अगला नंबर सवाल हाल ही में समाचारों में रहा, बी पालम रेजिमेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बी पालम रेजिमेन ये संबंधित है बहु औषधि प्रतिरोधी क्षय रोग के लिए एक नया उपचार है, बी पालम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एवीजीसी एक्सआर के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाना है? तो ये मुंबई में।
अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है। अंतरिक्ष अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण और ट्रांसपोंडर के लीजिंग की मार्केटिंग करता है। सही है। यह वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए इसरो के पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेटों के उत्पादन की देखरेख करता है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग या तकनीक का सटीक वर्णन करता है? सटीक वर्णन करता है कौन? आनुवंशिक अभियांत्रिक के अनुप्रयोग का सटीक वर्णन कौन करता है? यह फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, पशुओं में चिकित्सीय प्रोटीन उत्पाद जैसे लक्षणों को बढ़ाने के लिए असंबंधित प्रजातियों के बीच विशिष्ट जीन का स्थानांतरण को सक्षम बनाता है। 16 का बी, 116 का बी आंसर। 117 नंबर सवाल का 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 तक लक्ष्य क्या है परमाणु ऊर्जा में? तो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्पन्न करना है भारत को। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के संबंध में? बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा सतह तक एक क्षैतिज मार्ग का अनुसरण करती है, जबकि क्रूज मिसाइल एक परवलय आकार का अनुसरण करती है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल एक परवलयिक यानी धनुषाकार प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है, जो आमतौर पर लक्ष्य पर उतरने से पहले वायुमंडल में ऊपर या बाहर तक जाती है। क्रूज मिसाइल वायुमंडल के भीतर कम ऊंचाई पर उड़ती है और परवलयिक पथ का नहीं बल्कि अपेक्षाकृत सीधे या निर्देशित पथ का अनुसरण करती है, इसलिए गलत है। कथन दो सही है। क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती है, जबकि क्रूज मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर रहती है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। वाईफाई और लाईफाई तकनीक के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? वाईफाई और लाईफाई के संबंध में विचार करना है। वाईफाई रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा संचारित करता है। वाईफाई जो रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा संचारित करता है, जबकि लाईफाई दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। एक सही है। वाईफाई ठोस संरचनाओं में भी प्रवेश कर सकता है, जबकि लाईफाई ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा भी सही है। तीसरा, वाईफाई की तुलना में लाईफाई में डेटा स्थानांतरण दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। वाईफाई की तुलना में लाईफाई में अधिक होता है, तो ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि वाईफाई रेडियो तरंग दीवारों जैसी ठोस संरचनाओं को भेज सकती है, जिसमें कमरों के बीच कनेक्टिविटी संभव हो जाती है। हालांकि सिग्नल की शक्ति कमजोर हो सकती है। दृश्य प्रकाश पर निर्भर होने के कारण लाईफाई अपारदर्शी संरचनाओं को भेद नहीं सकती, क्योंकि प्रकाश दीवारों या अन्य बाधाओं से अवरुद्ध हो जाता है, जिसका कोई सीमा दृष्टि रेखा तक सीमित हो जाती है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। 120 नंबर सवाल। किस कंपनी ने अपने बड़े भाषा मॉडल एलएलएम के नवीन संस्करण LLAA में ललमा 4 को जारी किया? ललमा 4 को जारी किसने किया है? तो मेटा ने। स्थानीय सेना रखने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? स्थानीय सेना रखने वाला प्रथम भारतीय शासक बिंबिसार था। स्थायी सेना रखने वाला प्रथम भारतीय शासक बिंबिसार था। यहाँ से बिहार स्पेशल स्टार्ट हो गया है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने कौन सा उपाधि धारण किया था? महापद्म नंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महापद्म नंद ने अग्रमीज की उपाधि धारण की थी। अग्रमीज की। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने नालंदा महाविहार के कामकाज के समर्थन देने के लिए 100 गांवों का राजस्व प्रदान किया था? 100 गांवों का राजस्व प्रदान किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दीपंकर श्री ज्ञान को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। दीपंकर श्री ज्ञान को। 125 का निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शासक उस समय शासन कर रहा था जब तुगरील खान ने विद्रोह किया था? तुगरील खान जिसमें विद्रोह किया था उसमें कौन शासन कर रहा था? तो उसमें शासन कर रहा था बलबन उस समय शासन कर रहा था। बिहार में तुर्क शासन किस वर्ष स्थापित हुआ, जिसने इस क्षेत्र में मुस्लिम राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत की थी? 1198 में
1198 में बिहार में तुर्की की शासन की स्थापना सीधा संबंध मोहम्मद बख्तियार खिलजी की सैन्य अभियानों से है। बिहार पर उसकी विजय 1197 से 1202 के बीच हुई थी। अधिकांश प्रमाणिक स्रोत 1198 को ही वह वर्ष बताते हैं, 1198 ही बताते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस भावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? आजीवन कारावास की सजा किसे मिली थी भावी नेता में? तो ये मिली थी अहमदुल्ला को। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र था? पहला उर्दू समाचार पत्र जो बिहार से प्रकाशित होता था कौन था? नूरुल अनबार है। नूरुल अनबार बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के हिस्से के रूप में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा से विकसित होकर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में हुआ था। बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बिहार के कितने जिला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? 8 हुए। 8 जिला झारखंड राज्य से लगती है जो दक्षिण बिहार में स्थित है। ये भागलपुर, बांका, नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार है। 132 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर बिहार की जलवायु को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया CWJ। ये PYQ में पूछा गया सवाल है। बिहार का कौन सा जिला चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? किशनगंज जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, सबसे बड़ा चाय उत्पादक जिला है। 134 बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है बिहार में? ये होती है औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है क्योंकि ये गया के पास में है और वहाँ कम होता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में विंध्यन चट्टान समूह मुख्य रूप से पाया जाता है? विंध्यन चट्टान समूह किधर पाया जाता है बिहार में? तो ये पाया जाता है निम्नलिखित में से किस जिले में विंध्यन चट्टान समूह मुख्य रूप से पाया जाता है? बिहार में विंध्यन चट्टान समूह कहाँ पाया जा रहा है? तो ये पाया जा रहा है बक्सर में पाया जा रहा है, यानी पश्चिमी बिहार एक तरह से दक्षिण पश्चिम बिहार में पाया जा रहा है। तो 135 नंबर सवाल हो गया है। अब थोड़ी सा और बच रहा है। बिहार के किस जिले में पिरामिड मिट्टी पाई जाती है? पिरामिड मिट्टी पाया जाता है कहाँ? तो पिरामिड मिट्टी पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है पश्चिमी चंपारण में पिरामिड मिट्टी पाया जा रहा है बिहार में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवरताल झील, जो बेगूसराय में है। बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है शिक्षा क्षेत्र में 60,964 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की घोषणा की गई है? बिहार बजट 2025-26 में? तो ये किया गया है रक्सौल और सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो 140 नंबर सवाल अब देख रहे हैं। 140 नंबर सवाल देख रहे हैं। बिहार बजट 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा 3% है। 3% है। और आगे का सवाल, उस विकल्प का सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। इस प्रकार BPSC KGS का 150 सवाल तकरीबन हो गया है। तो धन्यवाद।